हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, सामान्य कार्बनिक रसायन। आज हमारे पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, नॉमेनक्लेचर, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। पर नामकरण में सीधे आईयूपीएससी में नहीं पहुंच जाएंगे, है ना। आईयूपीएससी पढ़ने के पहले कुछ स्टेप से उनको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल, आइसो, नियो और टर्शियरी और सेकेंडरी, है ना, नॉर्मल, आइसो, नियो, द्वितीयक और तृतीयक, इनमें डिफरेंशिएशन पता नहीं होगा तो गड़बड़ कर बैठोगी। नामकरण की 3 पद्धतियां हैं। रूढ़ पद्धति, ओरिजिन सोर्स पे बेस्ड, मतलब कोई चीज कहाँ से आई है उसके हिसाब से हम नॉर्मल नाम रख लेते हैं। जैसे कोई बेबी होता है, बहुत ही सुंदर होता है ना, एकदम से गोरा होता है तो हम गोरू बोल देते हैं, या लड़की है तो गोरी बोल देते हैं, वो गोरी गोरी गोरी। नाम बाद में रखेंगे एक बार, मतलब उसकी कैरेक्टर पे क्या बहुत ही ज़्यादा वो है ना। यहाँ थोड़ा सा है ना, गोलू गोलू होता है तो हम गोलू बोल देते हैं, मोटा होता है तो मोटू बोल देते हैं, पतला होता है तो सुकड़ू बोल देते हैं, तो उसके कैरेक्टर्स के हिसाब से, बट वो ओरिजिनल नाम नहीं होता है। सिमिलरली कुछ नाम, कुछ क्या, हमारे पास तो बहुत सारे नाम हैं जो उत्पत्ति स्रोत के आधार पे है, उनके गुणों के आधार पे हैं। तो अगर हम ऐसे नाम रखते हैं तो रूढ़ पद्धति, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो, एक तो हमारे पास रूढ़ पद्धति है, एक होता है कॉमन सिस्टम कि भाई अल्कोहल है तो अल्कोहल बोलो, और थायो अल्कोहल है तो थायो अल्कोहल बोलो, एसिड है तो एसिड बोलो, एस्टर है तो एस्टर बोलो। तो वो कॉमन सिस्टम, नॉर्मल जो अपन पढ़ते हैं वो। और रूल्स के अकॉर्डिंग भी इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, करोड़ों में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इतने सारे नाम तो याद नहीं रखे जाएंगे। तो हम कहेंगे हाँ 1 करोड़ नाम को याद रखेगा, तो फिर नियम बना लेते हैं। तो नियम के आधार पे कि भाई आपको लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देना है, तो अगर नियमों के आधार पे अगर हम नाम रखते हैं तो वो नियमों के आधार पे नाम रखने वाली जो पद्धति है, दैट इज आईयूपीएसी सिस्टम, है ना। आईयूपीएसी पद्धति, जिसे हम जिनेवा पद्धति भी बोलते हैं, लेकिन दिल्ली दूर है ना, तो थोड़ा वहाँ पहुँचना, उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन वहां पहुंचने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं। तो बेटा, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, ठीक है। नेमिंग की अगर मैं बात करूं तो हम कहेंगे कि नेम तो पढ़ेंगे, है ना, लॉन्ग चेन भी पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूएंट भी पढ़ेंगे, 3 सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो बेटा सिंगल बॉन्ड होता है, या डबल बॉन्ड होता है, या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन की तो बात करेंगे ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक, तो कार्बन या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, या 2 डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है ना। तो मैं कह रही हूँ हाँ चलो 2 डबल बॉन्ड बना देगा। अब संकरण वगैरह सब हम पढ़ चुके हैं। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है बेटा, तो हम उसको एन बोलेंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो एल्केन है। क्या बेटा, अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन है, और एल्केन का सफिक्स, ठीक है, सफिक्स मतलब अनुलग्न, है ना, एंड में जैसे सरनेम लगता है ना, वैसे सफिक्स जो होता है वो एन होता है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लिखने वाले हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना बच्चे, तो हम उसको एल्कीन पढ़ते हैं, और एल्कीन का जो सफिक्स है ना बेटा वो ईन है, ई-एन-ई, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि नाम आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि एन है, ईन है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है कि ब्रोमो पहले लिखना है कि क्लोरो पहले लिखना है, या इथाइल लिखना है। तो अगर स्पेलिंग बताओगी ना तो तुम्हें याद रहे, अच्छा इथाइल मतलब ई से शुरू है, नहीं तो हिंदी में एथिल लिखोगे तो फिर तुम्हें ए से लगेगा, इसलिए थोड़ा उसको इंग्लिश टर्म में पढ़ो, ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो ठीक है, डबल बॉन्ड है तो ईन लिखना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो भाई वो एल्काइन होता है बच्चे, है ना। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन होता है। और हिंदी में तो देखो तुम्हें लग रहा है आइन है, तो तुम फिर इसको ए पढ़ लोगे, बट वो आइन जो है ना बेटा वो वाई-एन-ई होता है, वाई-एन-ई। और अगर 2 डबल बॉन्ड है ना तो हम उसको बोलेंगे डाई-ईन, है ना। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो वो एल्का डाई-ईन है, ठीक है, एल्का डाई-ईन। तो उसका जो सफिक्स लगेगा, अनुलग्न लगेगा, वो हम डाई-ईन बोलने वाले हैं, ठीक है। और अगर मैं अभी जैसे मुझे रेडिकल्स पढ़ाने हैं, मूलक पढ़ाने हैं, तो मुझे वहाँ थोड़ा आईयूपीएसी वाला काम चाहिएगा। तो देखो, एक कार्बन का आईयूपीएसी टर्म, अगर एक कार्बन है तो मैथ शब्द काम में लेंगे, फिर आपको लगेगा नहीं फॉर्म एसिटो प्रोपियो ब्यूटाइरो वेलेरो ये भी तो होता
है ना, वो बिल्कुल होता है। जब वो सिस्टम आएगा तो मैं बताऊंगी। फिलहाल हम एक कार्बन को क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम उसको मैथ पढ़ने वाले हैं। अगर 2 कार्बन है बेटा तो हम एथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और आप चाहे तो ETH लिखिए। क्लियर? अगर 3 कार्बन है तो आप पढ़ेंगे प्रोप। क्लियर? 4 कार्बन है बेटा तो आप पढ़ेंगे ब्यूट। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखने की कोशिश करना, ठीक है ना। 3 कार्बन पे प्रोप, 4 कार्बन पे ब्यूट। अगर आपके पास 5 कार्बन है बच्चे तो आप लिखेंगे पेंट, ठीक है। 5 कार्बन के लिए आपको लिखना है पेंट। 6 कार्बन के लिए आप लिखेंगे बेटा हैग्स, ठीक है, हैग्स। 7 कार्बन के लिए आप लिखेंगे हैप्ट, ठीक। 8 कार्बन के लिए आपको लिखना है ऑक्ट, है ना। 9 कार्बन के लिए आप लिखेंगे नॉन, और 10 कार्बन के लिए आपको लिखना है डेक, ठीक है। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, हैप्ट, नॉन और डेक, ठीक है, याद रहेगा। 10 के लिए, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डो डेक, तो ये तो लंबा चलेगा। 10 तक याद रख लो, बहुत है। क्लियर है? तो नेमिंग स्टार्ट करें, है ना। लेकिन नेमिंग आज स्टार्ट कर ही नहीं पाएंगे, कुछ इसके पहले का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इतना ज़्यादा है कि पहले हम उसको पढ़ लें फिर हम नेमिंग पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, कर लोगे। सिंगल बॉन्ड के लिए एन बोलोगे हमेशा, डबल बॉन्ड के लिए ईन बोलोगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन बोलोगे, 2 डबल बॉन्ड आगे तो डाई ईन बोल देना, परेशान मत होना। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले रेडिकल्स, मूलक, है ना। रेडिकल्स बोलेंगे, मूलक बोलेंगे, उसमें भी हम एल्किल समूह की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेडिकल्स पढ़ रहे हैं हम मूलक, और उसमें भी पहला मूलक एल्काइल ग्रुप। अब देखो एल्काइल क्या है। अगर मैं एल्केन में से हाइड्रोजन हटा दूं, तो अगर मैं एल्केन में से हाइड्रोजन हटा दूंगी तो एक संयोजकता खाली हो जाएगी, तो मैं उसको एल्किल बोलूंगी। मैथेन में से हाइड्रोजन हटाऊंगी तो मैथिल, तो फिर एथेन में से हाइड्रोजन हटाऊंगी तो एथिल, तो प्रोपेन में से हाइड्रोजन हटाऊंगी तो प्रोपिल, तो एल्केन में से हाइड्रोजन हटाओगे तो एल्कीन। अब हाइड्रोजन हटाओगे तो एक संयोजकता खाली हो जाएगी। तो मूलक एक संयोजी, मोनोवेलेट, मतलब एक उसके आगे डैश लगाना, उसकी एक संयोजकता खाली है। इसको R डैश से दिखाएंगे ना, R के आगे इस तरह से डैश लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ मुझे कोई ना कोई क्रियात्मक समूह जोड़ना है, मतलब R तो है मैथिल, अगर मैं OH जोड़ दूं तो मैथिल एल्कोहल, अगर मैं SH जोड़ दूं तो मैथिल थायो एल्कोहल, मैं Cl जोड़ दूं तो मैथिल क्लोराइड, है ना, Br जोड़ दूं तो मैथिल ब्रोमाइड। तो उसने तो अपनी साइट खाली रखी कि भाई यहाँ से मेरे से कोई कनेक्ट हो जाना, मेरी एक संयोजकता खाली है, ठीक है। तो उससे हम कोई क्रियात्मक समूह जोड़ सकते हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ सकते हैं। अब एल्किल मूलक का सामान्य सूत्र, तो बेटा एल्किल मूलक का सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1। कहाँ से आया वो भी बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो एल्किल ग्रुप का नाम इनके संगत एल्केन के नाम से एन हटाकर YL लगाते हैं, मतलब मैथेन तो एन ही हटा दो, YL लगा दो तो मैथिल, एथेन तो एन हटा दो, ETHYL कर दो तो एथिल। अब मैं इथाइल बोलूँ एथिल बोलूँ, कंफ्यूज नहीं होना। हिंदी में पढ़ते हैं तो एथिल, और इंग्लिश टर्म प्रोनाउंसिएट करते हैं तो इथाइल, तो इसमें परेशानी नहीं है। ये भी सुना मैं कभी तो मिथाइल बोलते हो, कभी मैथिल बोलते हो, और यूँ मिथाइल लिखने लग जाओ। तो अगर मैंने मिथाइल बोला है और तुम हिंदी में लिख रहे हो तो मैथिल ही लिखना है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई? एल्केन में से हाइड्रोजन हटाएंगे एल्किल बनेगा, है ना। हाइड्रोजन हटाने से एक संयोजकता खाली हो जाएगी, इसके आगे डैश लगा देते तो R डैश हो जाता है। जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 होता है ना। और वो डैश जो है वो किसी फंक्शनल ग्रुप के जुड़ने के लिए रहता है कि आप वहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो, और उसका जो रिलेटेड एल्केन है, मैथेन है तो मैथिल, एथेन है तो एथिल लिखना है, ठीक है। अब हम कुछ रेडिकल्स बना के देखते हैं। तो देखो एल्केन, और एल्केन में से अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटाया है तो वो एल्किल बनेगा। लाइक मेरे पास एल्केन का फॉर्मूला ये है बेटा CnH2n+2, और अगर मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो ये बनेगा CnH2n+1, समझे। फॉर एग्जाम्पल पहला मेरे पास है CH4, तो बेटा CH4 मैथेन होता है,
CH4 क्या होता है, मैथेन होता है। और तुम कह रहे हो कि नहीं मुझे तो एल्किल बनाना है, तो तुम बनाओ CH3 और इसको बोलना मैथिल। समझे मेरी बात, मैथेन हाइड्रोजन हटाते ही मैथिल। अब तुम कहो नहीं एथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। देखो 2 कार्बन के लिए एथ आता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, 10th में पढ़ा है तुमने, है ना। 2 कार्बन, और अभी तो सिखाया था 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, तो 2 कार्बन के लिए एथ आएगा, है ना, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा, तो दिस इज एथेन या इथेन लिखो। और एक हाइड्रोजन कम कर दो तो ये CH2CH3 है बेटा, तो ये एथिल है, वो एथेन तो ये एथिल है। बात समझ लो, है ना। अब मैं एथेन को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि आप इसको C2H6 लिख दो, है ना, ऐसे क्यों लिखो, ऐसे लिख दो। अब ये हाइड्रोजन हटाओ चाहिए हाइड्रोजन हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने डैश इधर लगा दिया तो मैं लगे नहीं मैंने तो डैश उधर लगा दिया, बोथ आर सेम थिंग, दोनों एक ही है, उससे परेशान नहीं होना। नई चीज ये है कि अगर C2H6 लिखा है तो तुम इसको C2H5 लिख दो, ये भी एथिल है बेटा, ठीक है। तो कई बार होगा कि मैं तुम्हें IUPAC सिखाऊंगी और उसमें मैं बोलूंगी कि नहीं इसको खोल के लिखो, तो उसको खोल के लिखो मतलब ऐसे लिखो CH2CH3, और कई बार ऐसे होगा और मैं कहूँगी कॉम्पैक्ट लिखो तो बंद करके लिखो ऐसे C2H5। समझ रहे हो मेरी बात, तो ये एथेन है तो ये एथिल। अब मान लो मेरे पास प्रोपेन है बच्चे, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है। फिलहाल मैं कोने वाला हाइड्रोजन ही काम में ले रही हूँ, ठीक है, कोने वाला हाइड्रोजन, ये ले चाहे ये ले, तो तुम कहोगे ठीक है भाई। तो प्रोपेन में से अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करती हूँ तो ये प्रोपिल बनेगा, और अगर आपकी श्रृंखला सीधी है तो आप इसे नॉर्मल प्रोपिल बोलेंगे। अगर सीधी चेन चलती है तो नॉर्मल शब्द का प्रयोग करेंगे, तो नॉर्मल, आइसो, टर्शरी, है ना, 2 डिग्री, सेकेंडरी, नियो, ये अलग अलग शब्द है। तो फिलहाल हम पहला शब्द सीख रहे हैं नॉर्मल, तो प्रोपेन है तो प्रोपिल बनेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। हम नेमिंग का सिस्टम पढ़ने वाले हैं, नामकरण पढ़ने वाले हैं, लेकिन नामकरण से पहले कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो हम पहला पढ़ रहे हैं एल्किल, एल्किल मूलक, ठीक है, एल्किल रेडिकल। तो एल्केन में से हाइड्रोजन कम कर दो, एल्किल, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, वो एल्किल का। मैथेन से मैथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल। अब अगर दिमाग में आया कि नहीं आइसोप्रोपिल भी तो होता है, तो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन रुको, है ना। एल्किल समूह, तो मैं कहूँगी कि हाँ हमने पढ़ तो ली, एल्किल में हमने पहला क्या पढ़ लिया, तो हम कहेंगे देखो पहला ये पढ़ा CH3, इसको हम बोल रहे हैं मिथाइल। दूसरा क्या पढ़ा बेटा, तो हमने पढ़ा CH2 CH3, और इसी को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं C2H5, सही है, CH2 CH3 लिखो या C2H5, इसको पढ़ेंगे तो बच्चे इसको पढ़ेंगे इथाइल एथिल। अगर तुम्हें लगे कि नहीं मैं तो 3 कार्बन सीधे थे उसमें से कुछ बनाना चाहता हूँ, CH3 CH2 CH2, यहाँ खाली है वैलेंसी, तो नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है। और अगर मैं 4 कार्बन में से खाली कर दूं बेटा, है ना, 3 वाला प्रोपिल तो 4 वाला ब्यूटिल, तो अगर 4 कार्बन सीधे लिखे हैं और साइड वाली वैलेंसी खाली है तो नॉर्मल ब्यूटाइल। और अगर तुम्हें लिखे लगे कि नहीं भाई 5 वाला भी तो हो सकता था, तो बिल्कुल CH3 CH2 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 CH2, और यहाँ वैलेंसी खाली करो 1 2 3 4 5, तो बच्चे इसको बोलोगे पेंटाइल, नॉर्मल पेंटाइल। बात समझ में आ रही है। तो मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटाइल या पेंटल, है ना। नॉर्मल मतलब साइड वाला कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन आगे एक कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको 1 डिग्री कार्बन पढ़ते हैं प्राथमिक, अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। फिलहाल कोने वाला कार्बन जो है ना, जो बिल्कुल कोने पे है, उसका एक ही पड़ोसी होता है। अगर आप अपनी गली में बिल्कुल कॉर्नर पे रहते हैं तो आपका एक पड़ोसी है, तो आप 1 डिग्री हो। लेकिन आपके पास वाला, उसके लेफ्ट में आपका घर है और राइट में भी कुछ रह रहा है, तो अगर उसके पास 2 लोग हैं, एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको 2 डिग्री सेकेंडरी बोलते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तो कार्बन की तो 4 वैलेंसी है। अगर एक कार्बन 4 से जुड़ गया है तो 4 डिग्री, 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री, 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, और 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क, क्वार्टरनरी,
ठीक है, 4 डिग्री। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है आइसो ग्रुप। अब आइसो किसे बोलते हैं? तो अगर एक कार्बन 2 मैथिल समूह से जुड़ा है, ठीक है, अगर एक कार्बन 2 मैथिल समूह से जुड़ा है और यहां वैलेंसी खाली, तो अगर खाली है तो मैं इसको लिखूंगी आइसोप्रोपाइल, क्योंकि मैथ प्रोप आता है ना, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन लगा दो। अब आपको लगे कि भाई अगर ये आइसोप्रोपाइल है, देखो मान लो 4 कार्बन है ना, ऐसे जोड़े बेटा, एक कार्बन 2 मैथिल से जुड़ा है, ठीक है, और यहाँ मैंने मैथिल ही लिख दिया, तो ये तो एल्केन है, एल्किल तो नहीं है, क्योंकि एल्किल होता तो एक संयोजकता खाली होती, और नहीं होती तो ये तो एल्केन है, तो इसको मैं पढ़ूंगी आइसोब्यूटेन। समझ रहे हो मेरी बात? आइसो शब्द का प्रयोग कब करोगे? जब एक है ना वह समूह जिसमें 2 मैथिल समूह एक ही कार्बन से जुड़े हैं, ठीक है। जैसे यहाँ ये कार्बन है तो ये 2 मैथिल है ना, ये गिन लो चाहे वो गिन लो। अगर एक कार्बन के पास 2 मैथिल है तो आइसो पढ़ो, तो तुम्हें लगा ये आइसोब्यूटेन है तो इसको आइसोप्रोपेन बोल दो, है ना। एक कार्बन 2 मैथिल से जुड़ा है तो इसको आइसोप्रोपेन बोल दो। तो मैं बोल तो देती इसको आइसोप्रोपेन, लेकिन मैं ये लिखूं या मैं ये लिखूं, ये दोनों सेम है बेटा। समझ रहे हो मेरी बात? मैं ये लिखूं या ये लिखूं, ये दोनों सेम ही तो है, ये दोनों प्रोपेन है। और मैंने बोलने के लिए नहीं बोला है कि आइसोब्यूटेन, है ना। प्रकृति में 2 तरह का ब्यूटेन है, क्या भाई? एक बार वापस पढ़ते हैं इसको, देखो बोलने के लिए मैंने नहीं बोला है, समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मैंने अगर ये बोला है CH3 CH2 CH3, तो अगर तुम ऐसे लिखते हो या ऐसे लिखते हो, दोनों सेम ही है। प्रोपेन बोलो चाहे आइसोप्रोपेन बोलो, दोनों एक ही है, प्रकृति में यही है। अब इसको लिखने का तरीका ये है, ठीक है। तो आइसोप्रोपेन नाम की चीज है नहीं, ये प्रोपेन ही है, तो आइसोप्रोपेन शब्द तो बना नहीं। लेकिन आइसोब्यूटेन शब्द अलग है। अगर मैं 4 कार्बन ऐसे लिखती हूँ, बात समझना मेरी, अगर मैं 4 कार्बन ऐसे लिखती हूँ, 4 कार्बन स्ट्रेट, तो बेटा ये नॉर्मल ब्यूटेन है। समझ रहे हो? 4 कार्बन सीधे, एक कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रो और 4 ब्यूट, तो ब्यूट तो हो ही गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ब्यूटेन। अगर चारों सीधे लिखते हो तो नॉर्मल ब्यूटेन। लेकिन तुम कहोगे कि नहीं मैं ऐसे नहीं लिखना चाह रहा हूं, भाई आपने कहा 4 कार्बन लिखो, आपने ये तो बोला नहीं कैसे लिखो, तो मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ 4 कार्बन, गलत हो तो बता दो। तो गलत तो नहीं है, एक कार्बन है वो 4 संयोजकता पूरी कर रहा है, ये भी C4H10 है, वो भी C4H10 है, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है ना, तो वो नॉर्मल ब्यूटेन है। और यहाँ हमारे पास एक क्या बोलते हैं, एक नियम है, एक प्रेफरेंस है कि अगर एक कार्बन 2 मैथिल समूह से जुड़ा है तो उसके लिए आइसो टर्म ले, तो ये आइसोब्यूटेन है। अब यूं नहीं कि तुम्हारी इच्छा थी तुमने ऐसे लिख दिया, तुम्हारी इच्छा थी ऐसे लिख दिया, नहीं। प्रकृति में 2 तरह का ब्यूटेन है। अगर मैं कहूँ 4 कार्बन वाली एल्केन C4H10, तो बेटा ये 2 तरह की है ना। इसको अलग सिलेंडर में रखना है, इसको अलग सिलेंडर में रखना है। इनके भौतिक गुण अलग है, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग है ना, इनका घनत्व अलग है, फिजिकल स्टेट भी अलग हो सकती है, एक लिक्विड है एक लिक्विड ना हो, है ना। तो डिपेंड करता है, इनके गुण ही अलग अलग है। लेकिन यहाँ तो खाली तुम बोर्ड पे लिख रहे हो, ऐसे लिखो चाहे लिखो, ये तो एक ही बात है, इसको एक ही पढ़ना है। तो ब्यूटेन तो नॉर्मल भी होता है, आइसो भी होता है, लेकिन प्रोपेन तो एक ही होता है ना। लेकिन फिर तुम कहोगे नहीं आपने प्रोपिल तो लिखा था और आइसोप्रोपिल भी लिखा था, तो वो एक अलग चीज है ना। भाई प्रोपेन में से हाइड्रोजन गया प्रोपिल, लेकिन ये कार्बन तो 1 डिग्री है ना बेटा, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री है, तो तुम इसको नॉर्मल प्रोपिल बोलोगी, है ना। लेकिन जब मैं यहां बात करूं बीच वाले कार्बन की, चाहे तो ऐसे लिखो, तो तुम इसको आइसोप्रोपिल बोलोगी, क्योंकि ये दोनों अलग है ना। ये नॉर्मल प्रोपिल है, लेकिन ये कार्बन तो 2 डिग्री है, तो इसको तुम आइसोप्रोपिल बोल सकते हो, क्योंकि इसमें एक कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा है, तो दिस इज आइसोप्रोपिल।
अब मुझे तो ब्यूटेन के मोल बताने हैं रेडिकल, तो ब्यूटेन में कोने में से खाली किया तो तुमने कहा ब्यूटिल। और अगर मैं ये आइसोब्यूटेन है इसका कोई मूलक बनाना चाहूँ, है ना, अगर मैं ऐसा कुछ बनाना चाहूँ CH3 CH CH3 और CH2, ठीक है, तो एक कार्बन 2 मैथिल से जुड़ा है और ये ब्यूटिल है ना, एल्किल है मतलब, तो मैं कहूँगी इसमें तो आइसो लगाना पड़ेगा, तो ये आइसोब्यूटिल है। तो अब आधी दुनिया कंफ्यूजन पालती है साइंस की बच्चे जो है कि भाई आइसोप्रोपिल तो 2 डिग्री है और आइसोब्यूटिल 1 डिग्री। हाँ तो है, क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन अलग अलग चीजें है, लेकिन नॉर्मल प्रोपेन आइसोप्रोपेन एक ही चीज है ना, तो कोने वाला नॉर्मल प्रोपिल और बीच वाला आइसोप्रोपिल। लेकिन यहाँ कोने वाला नॉर्मल ब्यूटिल और ये भी कोने वाला ही है, लेकिन ये आइसो क्यों हुआ, क्योंकि एक कार्बन से 2 मैथिल जुड़े हुए। तो आइसोब्यूटेन का जो मूलक है उसमें से अगर मैं हाइड्रोजन निकालूंगी तो आइसोब्यूटिल, समझे। फिर से तो लगेगा आइसोपेंटेन भी बता दो, तो बिल्कुल देखो अब मेरी बात समझ में आ रही। सबसे पहले मैं अगर ऐसे लिखूं CH3 CH2 CH3 तो तुम कहोगे भाई ये मैडम ये तो प्रोपेन कर दो, सही। फिर मैं कहूँगी नहीं ऐसे करो CH3 CH2 CH2, तो तुम क्या कहोगे ये मूलक है, कोने वाला हटा रहे हो तो इसको नॉर्मल प्रोपिल कर दो। और फिर मैं कहूँगी नहीं ये बीच वाला ले लो CH3 CH, ये वैलेंसी खाली और ये CH3, तो तुम कहोगे एक कार्बन पे 2 मैथिल आ रहे हैं तो आइसो मतलब यही होता है, तो आप इसको आइसोप्रोपिल कर दो, ठीक है। फिर मैं कहूँगी नहीं अब 4 कार्बन पे चलते हैं, 4 कार्बन सीधे लिखो CH3 CH2 CH2 CH3, तो तुम कहोगे 4 कार्बन सीधे है तो इसको नॉर्मल ब्यूटेन लिखो, क्योंकि ये एल्केन है तो एल्केन लिखो भाई, अगर एल्केन है तो एल्केन लिखो, खाली संयोजकता बनाते हो तो एल्केन लिखो, फिलहाल तो एल्केन है तो नॉर्मल ब्यूटेन लिखो, सीधा बना रहे हो ना। फिर मैं कहूँगी नहीं मेरे को तो ऐसे लिखना है CH3 CH CH3 CH3, तो तुम कहोगे अच्छा एक कार्बन पे 2 मैथिल आ रहे हैं तो अब तो मुझे इसको आइसो लिखना चाहिए, तो ये आइसोब्यूटेन है, ठीक है, आइसोब्यूटेन लिखो। और मैं कहूँ नहीं एक संयोजकता खाली करो, इसका मूलक बनाओ, तो मूलक बनाओ भाई CH3 CH CH3 CH2, ये तो ये आइसोब्यूटिल है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर यहीं कंफ्यूजन नहीं मिटाओगे तो ये फिर जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक चलेगा, आधे बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं। तो ये आइसोब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटिल है, ठीक है। और अगर मैं कहूँगी अच्छा अब तो पेंटेन की बारी आ गई, पेंटेन लिखो, तो बेटा अगर तुम पेंटेन को ऐसे लिखते हो, टोटल 5 कार्बन है लेकिन 2 सीधे और ये एक कार्बन पे फिर तुम 2 मैथिल लिख लेते हो, मैं तो 2 मैथिल लिखूंगी, एक कार्बन पे 2 मैथिल लिखते हो, 3 की बात नहीं चल रही, 2 ही लिखोगी। और तो लगेगा यहाँ तो 3 है, तो टोटली कार्बन 4 है तो मैं क्या करूँगा, मैथिल ही आएगा। तो यहाँ आओ, एक कार्बन पे 2 मैथिल दिखते ही तुम आइसो टर्म यूज करोगे, तो बेटा ये आइसोपेंटेन है, ठीक है। मैं मिक्स लैंग्वेज में लिख रही हूँ, जिसको जैसे लिखना है वो वैसे लिखे, है ना। जिसको प्योर हिंदी में लिखना है तो प्योर हिंदी में लिखो, लेकिन प्योर हिंदी में प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि आगे जाके थोड़ा आपको ये कन्फ्यूज़न करेगा, है ना। फिर आपसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए ब्यूटाइल का B है, पेंटाइल का P है, फिनाइल भी P से शुरू होता है, नहीं तो आप फेनिल लिखोगे तो आपको लगेगा फेनिल तो F है तो F कर देता हूँ, वहाँ गड़बड़ हो जाती, इसलिए कह रही हूँ, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो छोटी मोटी बातें क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये आइसो वाला डंडा तो खत्म हुआ। अगर एक कार्बन पे 2 मैथिल समूह है, डेफिनेशन थी ना हमारे पास आइसो की, है ना, वह समूह जिसमें 2 मैथिल समूह एक ही कार्बन से, देखो 2 मैथिल समूह एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो हम आइसो शब्द का प्रयोग करेंगे। 2 मैथिल समूह एक ही कार्बन से है तो आइसो का शब्द का प्रयोग करेंगे। अब तुम्हें लगे नहीं या तो 3 है तो भाई टोटल कार्बन ही 4 है तो तीसरा आएगा, उसमें हम कर नहीं सकते, हमारा नियम तो ये था। अब आपके पास एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं, एक ही कार्बन है तो वो भी लगा लो ऐसे, ठीक है। तो कहीं पे भी चेक करोगे तुम्हें यही मिलेगा, एक ही कार्बन से 2 मैथिल समूह, देख लो, है ना, एक ही कार्बन से 2 मैथिल समूह, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हमने कहा चलो आइसो ही पढ़ लिया तो नियो भी पढ़ लेते हैं, है ना। नियो से पहले सेकेंडरी कह रहा है, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री। एक कार्बन जब 2 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको 2 डिग्री बोलते हैं।
ठीक है, देखो जैसे मान लो ये इस तरह का कंपाउंड है ये, ठीक है, और मान लो मैं यहाँ पे भी एक कार्बन कर देती हूँ ये, और ये कर देती हूँ। अब ध्यान से देखो कार्बन की डिग्री, इस कार्बन को देखो, क्या ये कार्बन आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो कहेंगे हाँ ये तो आगे कनेक्शन एक ही दिखा रहा है, तो भाई ये 1 डिग्री है। इस कार्बन को देखो, ये लेफ्ट और राइट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री है। इस कार्बन को देखो, ये भी लेफ्ट और राइट 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री है। बीच वाले को देखो, क्या ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो हम कहेंगे हाँ यार 4 दिख रहे, तो बेटा ये 4 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। और इसको देखो, क्या इसके कनेक्शन 3 लोगों से है? ध्यान से देखो, पड़ोसी का नहीं पूछ रही हूँ, इसका पूछ रही हूँ, तो हम कहेंगे हाँ इसका कनेक्शन 3 से है, तो ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। ठीक है, अब जब रिक्त बंध द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो, क्योंकि हम तो मूलक पढ़ रहे है ना, तो जो वैलेंसी में खाली कर रही हूँ ना वो द्वितीयक कार्बन से जुड़ी हो, मतलब जैसे मैंने ये 4 कार्बन बना दिया और रिक्त बंधी खाली वाली वैलेंसी जो है ना वो, तो ये कार्बन 2 डिग्री है क्या? तो मैं कहूँगी हाँ, जिस कार्बन का बॉन्ड मैंने खाली किया है ये कार्बन लेफ्ट राइट 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री तो है। तो 2 डिग्री को हम सेकेंडरी पढ़ेंगे बेटा, द्वितीयक, तो ये हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल। 2 डिग्री को हम सेकेंडरी पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाएगा? द्वितीयक ब्यूटिल। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब कई बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि मैडम इसको भी तो द्वितीयक प्रोपिल लिख दो, तो भाई इसको हमने नाम दे दिया ना आइसो, एक कार्बन 2 मैथिल से जुड़ा है, तो ये आइसोप्रोपिल। ये द्वितीयक प्रोपिल है, मना नहीं कर रही, सही, लेकिन जब एक बार नाम दे दिया ना आइसोप्रोपिल, एक कार्बन 2 मैथिल से जुड़ा हुआ तो आइसो, तो अब तुम द्वितीयक क्यों बोलो? आइसोप्रोपिल 2 डिग्री होता है तो बिल्कुल सही, आइसोप्रोपिल को द्वितीयक प्रोपिल कहना चाहिए, तो मना नहीं कर रहे, कहना चाहिए। पर किसी को अगर मैंने एक नाम दे दिया है तो फिर ठीक है ना, है ना, मतलब किसी को एक नाम दे दिया, मान लो कि बहुत कोई ना सुंदर लड़की है तो हमने कह दिया सुंदरी सुंदरी सुंदरी, तो सुंदरी, अब सुंदरी है ना मतलब बहुत इंटेलिजेंट भी है, तो कहना इसको इंटेलिजेंट के हिसाब से भी दो, इसका नाम विदुषी रख दो। अब सुंदरी बोल दिया ना तो विदुषी क्यों रखूं? आई बात समझे? तो ठीक है ना, एक नाम दे दिया उसको आइसोप्रोपिल, तो बाद में क्यों तुम इसको सेकेंडरी भी लिखो, है सेकेंडरी, तो सुंदरी विदुषी है ना, और विदुषी सुंदरी भी है, लेकिन दोनों में तुम क्यों कंफ्यूजन करो? तो बस एक बार जो बोल दिया वो ठीक है, और वैसे भी वो सिस्टमेटिक तो है नहीं, ये कोई नियमों पे आधारित तो है नहीं, है ना। एक बार हमने बोल दिया हाँ ठीक है इसको आइसो लिखना है, नियो लिखना है, तो ओके, आगे जाके ये चीज़ें चलती नहीं है। 5-6 कार्बन तक तो ठीक है, हम आइसो नियो और इसे बता देंगे, फिर इनका वैल्यू खत्म हो जाता है, 10-20 कार्बन आता है तो फिर क्या ही आइसो, सब खत्म हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब मान लो कि 5 कार्बन होते और मैं किसी 2 डिग्री वाले को पकड़ लेती कि भाई ये इसमें देखो, ये है ना, इसको क्या मुझे इसको द्वितीयक पेंटल बोलना चाहिए? तो बिल्कुल, 5 कार्बन है और जिसकी वैलेंसी तुमने खाली की है वो द्वितीयक है, तो द्वितीयक पेंटल बोलो, ठीक है। और थोड़ी देर में आएगा नहीं, इसको तो एक्टिव भी बोलो, क्योंकि द्वितीयक तो ये भी है ना, अभी सबको कंफ्यूज कर दोगे, ये 2 नंबर वाला है, ये 3 नंबर वाला है, दोनों को द्वितीयक बोलोगे तो दिक्कत आएगी, आप इसको एक्टिव बोलो। अब एक्टिव क्यों बोले? तो रुको, शांति रखो, फिलहाल लिख लो, आ जाएगा। द्वितीयक का कॉन्सेप्ट तो समझ में आया। एक कार्बन अगर 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 2 डिग्री, उसकी वैलेंसी खाली कर दी तो उसको फिर सेकेंडरी बोलो, 2 डिग्री बोलो, ठीक है। चलो आगे क्या है हमारे पास? तो आगे हमारे पास टर्शरी। तो भाई अगर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो वो 3 डिग्री है, और अगर मूलक लिखना है तो उसको तृतीयक लिखो। फॉर एग्जाम्पल, तो देखो जैसे मान लो ये एक कार्बन है, ये 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई, एक कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहां संयोजकता खाली है, तो इसको तृतीयक लिखना है बेटा, 3 डिग्री टर्शरी। और टोटल मूलक में 4 कार्बन है तो भाई ब्यूटिल हुआ, तो ये तृतीयक ब्यूटिल। इंग्लिश में लिखना है तो टर्शरी ब्यूटिल। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? क्या भाई, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? मैथिल बोलो, मैथिल दिमाग में लाओ, CH3, एथिल, CH2 CH3, CH2 की वैलेंसी खाली रखो। प्रोपिल, तो देखो अगर कोने वाला खाली करते हो तो नॉर्मल प्रोपिल, बीच वाला 2 डिग्री वाला तो द्वितीयक मत बोलो, उसको आइसो बोल दो, आइसोप्रोपिल। फिर 4 कार्बन कोने से खाली किया तो नॉर्मल ब्यूटिल, 2
2 डिग्री वाले को खाली करा तो द्वितीयक ब्यूटिल, फिर एक कार्बन 2 मैथिल से जुड़ा हुआ है और उसमें तुमने कोने वाले को खाली किया तो आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटेन बना दो तो आइसोब्यूटिल बनेगा। और एक कार्बन जो 3 से जुड़ा हुआ है उसका बंध रिक्त कर दिया, उसकी साइट वेकेंट कर दी तो टर्शियरी ब्यूटिल। अब टर्शियरी पेंटाइल लिखने की कोशिश करो, बोलो तृतीयक पेंटाइल, तो एक कार्बन जिसकी वैलेंसी खाली है वो 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो 1 2, अब मैं एक ही कार्बन और लिख दूंगी तो फिर वो ब्यूटिल हो जाएगा ना। पेंटिल मतलब कुल कार्बन संख्या तो 5 होनी चाहिए, पेंटिल मतलब कुल कार्बन की संख्या तो 5 होनी चाहिए और जिसकी वैलेंसी खाली हो 3 डिग्री होना चाहिए। तो बेटा ये टर्शरी पेंटाइल है, तृतीयक पेंटिल। समझे क्या तुम मेरी बात? ये टर्शरी पेंटाइल है, तृतीयक पेंटिल। आई बात समझ में? 3 डिग्री पकड़ना है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आगे बढ़ते हैं। नियो ग्रुप क्या है? अब नियो क्या है तो देखो, अगर एक कार्बन के चारों तरफ ही तुम कार्बन लगा दो, 4 डिग्री कार्बन लगा लो तुम, है ना? अगर एक कार्बन के चारों तरफ तुम 4 कार्बन लगा दो तो ये एल्केन है, लेकिन मैं तो नियो लिखूंगी क्योंकि तुमने ये प्लस बना दिया है, तो बेटा ये नियो पेंटेन है। क्लियर? तो वह समूह जिसमें एक कार्बन अपनी 4 संयोजकताओं से 4 अन्य कार्बन से जुड़ा है। एक कार्बन के चारों तरफ 4 कार्बन है तो नियो शब्द का प्रयोग करें। ठीक है, देखो एक कार्बन इधर CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है ना? अब वैलेंसी किसकी खाली करो? तो इसकी खाली करो, किसी की भी कर दो, मतलब जरूर नहीं मैंने ये बनाया तुम ये बना दो, ये कोई भी, सब सेम ही तो है, सारे ही 1 डिग्री है कोने वाले। देख लो भाई, ये कार्बन तुम्हारा 4 डिग्री है ना, देखो ये कार्बन तुम कह दो कि हाँ भाई ये 4 से कनेक्टेड है, ये 4 डिग्री है, कोने वाला तो कहेगा ना मेरा तो एक ही कनेक्शन है, मैं तो 1 डिग्री हूँ, तो ये सारे ही 1 डिग्री है, तो किसी का भी हाइड्रोजन निकाल दो, खाली कर दो, तो इसको नियो पेंटाइल और हिंदी में लिखो तो नियो पेंटिल बोलेंगे। क्या तुम्हें मेरी इतनी बात समझ में आई? नॉर्मल शब्द का प्रयोग जब सब कुछ नॉर्मल है, सीधी चेन है। आइसो शब्द का प्रयोग जब एक कार्बन पे 2 मैथिल है। आई बात समझ में? द्वितीयक शब्द का प्रयोग जब एक कार्बन लेफ्ट और राइट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तृतीयक शब्द का प्रयोग जब एक कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। नियो जब प्लस बनता है, इसको बनाओ शॉर्टकट, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला सिखाया था ना, है ना? अगर मैं ऐसा बना दूं तो भाई ये नियो पेंटेन ही तो है, क्या नहीं है? नियो पेंटेन देखो, एक कार्बन सेंटर वाला और ये 4 कार्बन, 1 2 3 4, तो प्लस बना दो, प्लस आते ही क्या बोल देंगे? ये भाई नियो है। बात समझ में आ रही है ना? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, इसके DPPs जो है वो आपको ऐप पे मिल जाएंगी, क्लास नोट्स ही वो भी ऐप पे मिल जाएंगे, है ना? 90% डिस्काउंट मिल रहा है अभी ऐप पे, तो आपको पूरा रिटर्न मटेरियल मिल जाएगा। यूट्यूब पे ऐड पे अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो उसमें आपको वो भी नहीं है, तो आप ऐप से भी पढ़ सकते हो और रीजनेबल चार्जेस है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है ना? सिर्फ वो भी इसलिए कि हाँ ठीक है मेहनत करनी पड़ती है, उसको ऐप पे डाउनलोड करना, एक टीम को रखना और सिस्टमैटिकली किसी और के ऐप पे अपना कोर्स लॉन्च करना, इसलिए, अदरवाइज निग्लिजिबल है। ठीक है, चलो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। नॉर्मल कब लेंगे, आइसो कब लेंगे, सेकेंडरी कब लेंगे, टर्शरी कब लेंगे, है ना? अगर कुछ समझ में आया तो लाइक जरूर करके, अभी जाना नहीं है, आगे पढ़ना है, लैंड में करते नहीं हो इसलिए अभी बता देती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, एक्टिव शब्द का प्रयोग कब करेंगे? एक्टिव शब्द, है ना? तो भाई कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कैसी ज्योमेट्री होती है? चतुष्फलक। 4 बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, sp3। तो अगर एक sp3 संकरित कार्बन अपनी चारों संयोजकताओं से 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ता है, मतलब अगर यहाँ A है तो यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, जब किसी समूह में असममित कार्बन है, असममित मतलब जिसको 2 बराबर भागों में नहीं काटा जा सके, है ना? अगर मान लो ये ऐसा ही है, चलो तो इसको 2 इक्वल पार्ट में नहीं काट सकती, मान लो यहाँ पर ब्रोमीन है या क्लोरीन है या आयोडीन है या फ्लोरीन है, तो ब्रोमीन आधा काट दो, मान लो एक बॉल है तो आधी ब्रोमीन काट दो, कार्बन आधा काट दो, क्लोरीन आधा काट दो। तो अगर मैं यूँ काट भी दूँ तो ये वाला कहेगा भाई मेरे पास तो आयोडीन आया और ये कहेगा मेरे पास तो फ्लोरीन आया, तो समान तो नहीं है ना। तो जब मैं एक कार्बन को या एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकती, 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकते, तो वो एक्टिव माना जाता है, असममित माना जाता है। फिलहाल पढ़ने के लिए आप पढ़ेंगे अभी आप
स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ऐसा कार्बन जो अपनी चारों संयोजकताओं से 4 अलग अलग अदर एटम से, अदर ग्रुप से जुड़ा है, तो हम एक्टिव शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरे पास कार्बन है ना, तो मैं यहाँ भले ही फ्लोरीन लिख दूँ, क्लोरीन लिख दूँ, ब्रोमीन लिख दूँ, आयोडीन लिख दूँ, तो फिर इस कार्बन को मैं स्टार ही बना देती हूँ भाई। 4 अलग अलग लोगों को संभालना स्टार वाला काम है ना। मान लो फिजिक्स ही पढ़ा दूँ, केमिस्ट्री पढ़ा दूँ, बायो ही पढ़ा दूँ और मैथ्स ही पढ़ा दूँ, स्टार परफॉर्मेंस हो गई, तो फिर कार्बन स्टार बना दूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लियर। तो ये असममित कार्बन है और असममित कार्बन को हम एक्टिव कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अब वहां तुम खुद देखना पिछली स्लाइड में जाके कि मैंने एक्टिव क्यों लिखा था। क्या जिस कार्बन की संयोजकता खाली थी, लेफ्ट राइट और ऊपर सब कुछ अलग ही था क्या? तो तुम्हें मिलेगा कि हाँ मैडम, इधर तो मैथिल था, इधर एथिल था, ऊपर हाइड्रोजन था और एक संयोजकता खाली है, वहां कुछ लगाने वाले, तो चौथा कुछ नया ही लगाएंगे। एल्केन तो बनाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने एल्किल लिखा है, तो वहाँ पे मैं अल्कोहल लगाऊं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगाऊं, तो वो कार्बन चारों तरफ से अलग अलग लोगों से जुड़ा है, अलग अलग ग्रुप से कनेक्टेड है, तो उसको मुझे एक्टिव लिखना चाहिए था, तो मैंने एक्टिव पहले ही लिख दिया। ठीक है, अब देखो है ना, मान लो अगर मुझे यहाँ कुछ बताना पड़े, जैसे मान लो आइसोपेंटाइल है बेटा, CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन है। अब मैं अगर इसका हाइड्रोजन कम कर देती हूँ तो पेंटेन है, और देखो एक कार्बन पे 2 मैथिल है, तो तुम कहोगे आइसोपेंटेन। अब मैं किसकी संयोजकता खाली करूं कि वो एक्टिव बन जाए, सक्रिय बन जाए, मतलब सब चीज अलग अलग आ जाए, तो दिमाग लगाओ। तो मैं कहूंगी देखो ये कार्बन तो 3 हाइड्रोजन लेके बैठा है, ये भी 3 हाइड्रोजन लेके बैठा है, मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप यहां से कुछ खाली करो, या तो चलो मैं इसको लिख देती हूँ आइसोपेंटेन। ठीक है, यहां तो मैं लिख देती हूँ आइसोपेंटेन। अब मैं कुछ खाली करती हूँ, मान लो मैंने यहां से कुछ खाली किया, CH2, फिर ये CH, ये CH3, CH2 CH3। ठीक है, तो आइसोपेंटेन, और इसको मैं क्या लिखूंगी, इसको मैं एक्टिव आइसोपेंटाइल, एक्टिव आइसोअमाइल लिखूंगी। बिल्कुल, इसको मैं लिखूंगी एक्टिव आइसोपेंटाइल, और पेंटाइल को हम अमाइल भी लिखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, पूरा अभी तुम्हारा थोड़ा दिमाग चलेगा नहीं। देखो भाई ना, मैं यहाँ से खाली करूँ या मैं वहाँ से खाली करूँ, तो तुम्हें लगेगा आइसोपेंटल तो दोनों है ना मैडम, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, वैलेंसी खाली कर दो, तब भी आइसोपेंटल है, और वहाँ से भी अगर आप वैलेंसी खाली करो तब भी आइसोपेंटल है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? मान लो मैंने तुम्हें कहा आइसोपेंटल अल्कोहल लिखो, तो तुम्हें लगेगा ना यहाँ एच हटा के OH लगाओ कि यहाँ एच हटा के OH लगाओ, दोनों सेम ही तो है। तो फिर है ना, मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगा? कुछ बच्चे ये लिख देंगे, कुछ बच्चे वो लिख देंगे। अब जिनको बिल्कुल नहीं पता उनको लगेगा सेम ही तो है, तो सेम नहीं है बेटा। अगर मैं यहाँ कुछ लगाती हूँ तो देखो 1 और 2, 2 नंबर पे मैथिल आ रहा है, और अगर मैं यहाँ कुछ कनेक्ट करती हूँ तो 1, 2 और 3, 3 पे मैथिल आ रहा है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है ना। ये कार्बन कहेगा मेरा पड़ोसी का पड़ोसी मैथिल है, ये कार्बन क्या कहेगा, मेरा पड़ोसी उसका पड़ोसी मैथिल है। तो मैथिल मेरे से दूर है और एक मैथिल मेरे से पास है, तो फिर डिफरेंशिएट कैसे करोगे? ये भी आइसोपेंटल, वो भी आइसोपेंटल, बैठेगा नहीं, है ना। तो मैं कहूँगी देखो, अगर मैं यहाँ से संयोजकता खाली करती हूँ तो ये कार्बन क्या बोलेगा कि मेरे पास एक तरफ तो एथिल है, ढूंढो, एक तरफ मेरे पास एथिल है, एक तरफ मेरे पास मैथिल है, एक तरफ मेरे पास हाइड्रोजन है। तो ये 3 लोग तो अलग हुए, एक एथिल, एक मैथिल और ये हाइड्रोजन, 3 अलग अलग हुए। और यहाँ मैं कुछ लगाऊंगी, हाइड्रोजन तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि आइसोपेंटेन बन जाएगा, यहाँ मैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगाऊंगी। ठीक है, तो ये कार्बन क्या कहेगा, ये मैथिल है, लेकिन ये मैथिल नहीं, ये CH2Cl है, CH2Br है, CH2OH है। तो ये कार्बन कहेगा मैं एक्टिव बन जाऊंगा अगर यहाँ कुछ कनेक्ट करोगे तो, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है एक्टिव आइसोअमाइल। ये थोड़ा टाइम बाद में सिखाऊंगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगी ना, प्रकाशिक समवायता, वहाँ थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ भी तुम परेशान होगे। तो फिलहाल मैंने लिख लिया है ना। थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करना कि अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊं या यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम वो भी आइसोपेंटल है, ये भी आइसोपेंटल है, तो आगे मैं किसी और पद्धति में उसका नाम लिखूंगी ना तो वो नाम अलग अलग आएगा।
तो जब तुमने कह दिया आइसोपेंटिल तो फिर दूसरी पद्धति उसके नाम अलग अलग क्यों बता रही है? जब मैंने एक नाम बोला है तो उसका आईयूपीएसी में नाम एक आना चाहिए नियम के आधार पे, तो वो नाम अलग क्यों मिलेगा? क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन सेम नहीं है बेटा। ये कार्बन कहेगा मेरे तो जस्ट पास में मैथिल है, और वो कहेगा मैथिल मुझसे थोड़ा दूर है, तो दे बोथ आर डिफरेंट। तो जब मैं इनका मूलक बनाऊंगी, है ना, तो मैं क्या बताऊंगी कि अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा रही हूँ ना तो ये कार्बन एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि देखो एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ मैथिल, एक तरफ एथिल, और एक तरफ यहाँ नया ग्रुप आएगा CH2 ग्रुप, तो वो CH2 ग्रुप है और ये CH3 है, सेम नहीं है ना। तो ये कार्बन असम्मित बनने वाला है, इसके पास चारों लोग अलग अलग आने वाले हैं अगर यहाँ से संयोजकता खाली कर दूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से संयोजकता खाली करूं तो ये कार्बन कहेगा लो मेरे क्या फर्क पड़ा, वो तो बहुत दूर है, तो मेरे तो ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल, ये दोनों सेम है, तो मैं एक्टिव नहीं बनूंगा। मैं एक्टिव तभी बनूंगा जब यहाँ से कुछ हटेगा, इसलिए मैंने इसको एक्टिव आइसो लिखा है। आइसोपेंटाइल तो ही, अब अमाइल, तो पेंटाइल को अमाइल भी बोलते हैं, पेंटाइल को अमाइल भी बोलते हैं। आप अभी फिलहाल इसको एक्टिव आइसोपेंटाइल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं उसको पता होना चाहिए एक्टिव आइसो अमाइल, क्योंकि कंपटीशन में क्या सवाल बना, एक्टिव आइसो अमाइल अल्कोहल का यूपीएससी नाम दो, तो फंस गए भाई। एक्टिव आइसो अमाइल तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो अमाइल मतलब पेंटाइल, आइसोपेंटाइल तो फिर तुम कंफ्यूज होकर यार आइसोपेंटाइल ये लिखूंगी ये लिखूं, तो 50% प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सही होने की, क्योंकि आधे बच्चे ये करेंगे आधे बच्चे वो करेंगे, तो गलत हो जाएगा। इसलिए उनको ध्यान होना चाहिए कि अगर उसने एक्टिव शब्द का प्रयोग किया है तो यहाँ से अगर मैं कुछ लिखूंगा, अल्कोहल लिखूंगा हाइड्रोजन हटा के, तो ये कार्बन एक्टिव जरूर होगा, सक्रिय हो जाएगा, इसके चारों बॉन्ड अलग अलग हो जाएंगे। दैट्स वाई उसने बोला है कि यहाँ, है ना, 2 नंबर पे मिथाइल, जस्ट मिथाइल पड़ोसी हो तब एक्टिव शब्द का प्रयोग करें। आई थिंक इतना मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो जब मैं आपको OI पढ़ाऊंगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समानता, तो उसको डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी क्यों टेंशन लेना, एक बार नोट्स में तो डाल दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो टर्म है ना बेटा वो है विनाइल प्रोपाइल, और सॉरी विनाइल एलाइल एंड प्रोपार्जिल। अब विनाइल क्या होता है? हिंदी में विनाइल मतलब वाइनिल होता है बेटा, है ना, हिंदी में विनाइल मतलब वाइनिल होता है। वाइनिल मतलब द्विबंधित कार्बन, ठीक है। कोई पूछे वाइनिल क्या है, तो द्विबंधित कार्बन। अगर आपका डबल बॉन्डेड कार्बन जो है बेटा, है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन की वैलेंसी खाली है, sp2 संकरित कार्बन, तो उसको वाइनिल पढ़ोगे, ठीक है। एलाइल क्या होता है? हिंदी में एलिल लिखते हैं, तो भाई अब ये एलिल क्या है? तो एलिल जो है C डबल बॉन्ड C के नजदीक वाला, ठीक पास वाला, नजदीक वाला sp3 कार्बन, ठीक है। वो खुद सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, है ना, मतलब ऐसे बोल दो डबल बॉन्ड का पड़ोसी, डबल बॉन्ड का पड़ोसी एलिल होता है बेटा। तो डबल बॉन्ड तो ये हो गया, इसका पड़ोसी ये कार्बन जो है ना ये एलाइल है, ये एलाइलिक कार्बन है, और ये स्ट्रक्चर आए ना तो इसको एलिल पढ़ना, ठीक है। ये आए या क्लोरीन लगा दो तो ये वाइनिल क्लोराइड हो जाएगा। अब विनाइल और वाइनिल का भेद एक ही है, मतलब विनाइल और वाइनिल सेम है, इसका टेंशन मत पालना, विनाइल है कभी वाइनिल है, वो चीज। एलाइल बोलो एलिल बोलो एक ही बात है, इंग्लिश में बोलते हो तो एलाइल है, हिंदी में बोलते हो तो एलिल है, उसमें टेंशन नहीं पालना। और प्रोपार्जिल तो बेटा sp3 कार्बन जो कि C ट्रिपल बॉन्ड C के नजदीक हो, है ना, ट्रिपल बॉन्ड का जस्ट पास वाला, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का जस्ट पड़ोसी कार्बन, लेकिन वो खुद सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, ये, है ना। तो इसको तुम प्रोपार्जिल पढ़ोगे, और इसको हिंदी में भी प्रोपार्जिल पढ़ना है, इंग्लिश में भी प्रोपार्जिल ही पढ़ना है, समझे मेरी बात। क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे मैंने तुम्हें कहा कि ऐसा करो, नियोपेंटाइल अल्कोहल लिखो, ठीक है, नियोपेंटाइल अल्कोहल लिखो, तो तुम्हें नियो तो पता ही है बेटा, अगर प्लस बना दे मतलब एक कार्बन के चारों तरफ 4 कार्बन लगा दे तो नियोपेंटेन बनता है,
और नियोपेंटाइल तो हाइड्रोजन हटाओ और OH लगाओ, तो ये नियोपेंटाइल अल्कोहल है। क्लियर है? अगर एग्जाम में आ गया कि भाई तुम ऐसा करो ना, एलिल क्लोराइड लिख के बताओ, है ना, एलिल क्लोराइड लिख के बताओ, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, डबल बॉन्ड का पड़ोसी, ठीक है, डबल बॉन्ड का पड़ोसी ये एलाइल है, और क्लोराइड लिखना है ना तो Cl लिख दो, ठीक है, क्या तकलीफ है। अगर तुमसे पूछा कि भाई आप ऐसा करो कि प्रोपार्जिल ब्रोमाइड लिखो, प्रोपार्जिल ब्रोमाइड लिखो, तो ट्रिपल बॉन्ड का पड़ोसी जो कि sp3 हो, एलाइल में भी डबल बॉन्ड का पड़ोसी जो sp3, sp3 मतलब सिंगल बॉन्डेड, sp3 में परेशान मत होना, sp3 मतलब सिंगल बॉन्डेड, एकल बंधन, तो प्रोपार्जिल, तो भाई ट्रिपल बॉन्ड का पड़ोसी जो कि sp3 हो, वहां ब्रोमाइड लगाना है, ये लो लगा दो, ठीक है। और कोई कहेगा नहीं भाई ऐसा करो ना, वाइनिल क्लोराइड लिखो, वाइनिल क्लोराइड लिखो, तो वाइनिल मतलब द्विबंधित कार्बन, बोलो, वाइनिल मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन, तो डबल बॉन्डेड कार्बन से Cl लगा दो, लो, तो ये वाइनिल क्लोराइड, क्या परेशानी है ना। कोई कहे नहीं तुम तो ऐसा करो, तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड लिख के बताओ, तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड, तो लिख दो, तुम्हें सब पता है बेटा, है ना। तृतीयक मतलब 3 डिग्री, 3 डिग्री मतलब एक कार्बन जो 3 और कार्बन से जुड़ा है, तो हम कहेंगे हाँ तृतीयक तो हमने पढ़ा था, एक कार्बन जो 3 और कार्बन से जुड़ा है, उसकी संयोजकता खाली रखनी थी, वहां आयोडाइड लगाना था, तो लगाओ, क्या दिक्कत है, ये लो टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, है ना। फिर अगर कोई कहे आइसोब्यूटिल लिखो, है ना, अगर तुमसे कहे कि आइसोब्यूटाइल अल्कोहल लिखो, तो बेटा आइसो तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक कार्बन पे 2 मैथिल लगा देना, आइसो तो तभी बनेगा जब एक कार्बन पे 2 मैथिल लगा देना। अब ब्यूटाइल है तो आगे भी तो एक कार्बन लगाना पड़ेगा, है ना, और अल्कोहल तो ये लो, ये तो दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, समझे। तो मैं काम का आएगा तो पूरी केमिस्ट्री में यही चलेगा। तो अगर तुम पहले से ही तुम्हें दिमाग में वाइनिल ही होता है, एलिल ही होता है, प्रोपार्जिल ही होता है, सेकेंडरी ही होता है, टर्शियरी होता है, नॉर्मल ये होता है, तो टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं पता है तो फिर टेंशन चालू हो जाती, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो पीछे की चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए ना। ये तो घबराना नहीं है ना, मैं हूँ तो घबरा क्यों रहे हो। इतने सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, इतना सारा ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही मतलब खत्म तो होता ही नहीं, केमिस्ट्री से स्टार्ट होता है, खत्म कुछ नहीं होता है ना। तो आपको याद हो जाएगा, आपको नहीं लगेगा, आप एक्सपर्ट हो जाओगे। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब पढ़ाऊंगा तो मैं क्या पढ़ा, सब आता है, नया कुछ पढ़ा दो, सब आता है, A to Z सब कुछ आता है, ठीक है। तो अच्छी बात है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। लाइक करो, पहले रुको, पहले लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना। और देखो नंबर आते हैं बच्चों के, 100 में से 100 आते हैं। मैंने शॉर्ट्स डाल रखे हैं, शॉर्ट्स में देखो बच्चों ने खुद ने बताया कि देखो हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है ना। नीट पे हमने केमिस्ट्री इतना अच्छा स्कोर किया है कि इसके दम पे हम सिलेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मन लगा के पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो हर कॉम्पिटिशन निकाल पाओगे। अगर नीट नहीं करना, जेई नहीं करना, तो बेटा फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, और भी जो एग्ज़ाम हो जहाँ आपको केमिस्ट्री रिक्वायर्ड होती है, आप एम्स नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है ना। वहाँ तो सिर्फ सेलेक्ट हो जाओगे। ये जो एग्ज़ाम्स है छोटे वाले, इनमें तो आप टॉप कर सकते हैं। तो आराम से पढ़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ने को मिल रहा है। और आपको लगे नहीं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो ऐप पे पढ़ लो, है ना। ऐप पे कोई बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है, आई थिंक 500-600 रुपये में आपको कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है विद क्लास PDF, उसमें क्विज एक्स्ट्रा रहते हैं, है ना। टेस्ट पेपर बिना आपको चार्ज दिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।